गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज चली हुई है, उसमें हमने 6th क्लास जो अपनी कंप्लीट कर ली है। और उसका सिविक्स का एक चैप्टर रहता है, वो उसको हम कल कवर कर लेंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारी कवर हो चुकी है। अब हमारी 7th क्लास की जो है सिविक्स और जियोग्राफी, ये हमारी चली हुई है। सिविक्स के हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं अपने। और आज हम जो अपना जियोग्राफी है उसके तीसरे अध्याय पे आए हुए हैं। ठीक है, आज हम अपना जो 7th क्लास की ज्योग्राफी है उसका तीसरा अध्याय हम करेंगे, तीसरा चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, जो है हमारी बदलती पृथ्वी। तो शुरू करने से पहले मैं कहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है, चैनल से जुड़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द हम जो अपना एनसीईआरटी जो साइंस वाली सीरीज़ है, साइंस क्लास भी हम जल्दी शुरू करेंगे। हमने एक टीचर हायर किया है साइंस के लिए, तो साइंस की क्लासेस भी हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। और हिंदी की क्लासेस भी। ठीक है, हिंदी ग्रामर, और पहले ग्रामर करेंगे, पेडागोजी बाद में करेंगे हम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा चैप्टर है आज का, हमारी बदलती पृथ्वी। आज की जो हमारी टॉपिक है, ठीक है। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। जो स्थलमंडल है हमारा अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे क्या कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। कैसे होता है? जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है उसकी गति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता है। कैसे घूमता है? वृत्तीय रूप में, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। इधर ये दिखाई गई है चित्र कि किसी पैन में पानी लो और उसको गैस पे रखोगे, उसके नीचे मतलब आग लगा जला दोगे तो, और उसके अंदर कोई मोती डाल दो या फिर आप एग डाल दो। अगर पानी ज़्यादा उबलेगा तो वो जो मोती या एग है उसके अंदर वो भी ऊपर की तरफ आएगा, है ना। ये इसमें एक्टिविटी एक दिखाई गई है। और जैसे ही हम उसके ऊपर प्लेट रखेंगे और प्लेट के ऊपर कोई हल्की चीज़ें, कोई मोती रख देते हैं या चम्मच रख देते हैं, तो वो प्लेट भी जो है ऊपर, जो हम पैन के ऊपर रखते हैं उसको ढकने के लिए, पानी उबालते हैं तब, तो प्लेट भी ऊपर से हिलने लगती है। तो ऐसे ही बताया गया है कि जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, जब वो उबल कर ऊपर की तरफ आता है तो जो है कंपन शुरू होता है, जिससे भूकंप जैसी स्थिति पैदा होती है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, जैसे एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो बल है पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहेंगे? अंतर्जनित। अंदर हो गया तो अंतर्जनित, और उनको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। एंडोजेनिक मतलब अंदर से लगने वाला बल। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, जैसे एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, बहिर्जनित जो बाहर की ओर बल लगता है वो बहिर्जनिक बल, जिसको एक्सोजेनिक फोर्स भी कहेंगे। ठीक है, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी, मतलब कभी तो बहुत तेज गति से आते हैं और कभी धीमी गति से। ठीक है, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो यहाँ से दिखाई गई है यहाँ पे पृथ्वी की गतियाँ, जो अंतर्जनिक और बहिर्जनिक दोनों के बारे में बताया गया है। जो अंतर्जनिक है वो दो तरह से लगता है, आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल कौन सा होता है? जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन। और पटल विरूपण बल कौन सा होता है? पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, ये हो गया हमारा अंतर्जनित बल। जैसे अंतर्जनित बल दो प्रकार से है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। भूकंप, ज्वालामुखी, भूसंकलन ये अपने आकस्मिक बल है। और पर्वत निराकानी बल क्या है?
निर्माणकारी बल क्या है? पटल विरूपणीय बल। और जो बहिर्जनित बल है, जो बाहर की तरफ लगता है, जैसे नदियाँ बाहर की तरफ बहती है, पवन भी मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर ही बहती है ना, अंदर की तरफ तो नहीं बहता ना पवन। जो हवा वायु हमारी होती है वो पृथ्वी के ऊपर की सतह पर होती है। समुद्र हमारे पृथ्वी के ऊपर हैं। जो हिमनद है वो भी हमारी पृथ्वी के ऊपर है, पहाड़ों पर, पर्वतों पर। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बाहर की तरफ जो हमें चीज़ें दिखती हैं अपर्दन और निक्षेपण के कारण, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे बहिर्जनित बल। अंतर्जनित जो पृथ्वी के अंदर चलती रहती हैं गतियां, भूकंप, ज्वालामुखी और भूसंकलन। और बहिर्जनित जो पृथ्वी के ऊपर चीजें होती हैं, नदियां, पवन, समुद्री तरंगर और हिमनद, ठीक है। एक सॉरी, यहाँ से देखते हैं स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती हैं। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती हैं, ठीक है। यहाँ से अब ज्वालामुखी के बारे में हम पढ़ेंगे, ज्वालामुखी क्या होती है। तो देखते हैं, देखिए इधर दिखाई गई है इस पिक्चर में, इधर ये मैग्मा है, ठीक है। और ये हमारी मेंटल है, ये इधर परपटी, मेंटल सतह, परपटी वाली जो ऊपर वाली सतह है, ठीक है। और ये जब लावा नहीं, मैग्मा जो गर्म होके और एक पतला सा छेद होता है उसके जरिए, जब बताया ना, अगर कोई एग हम उबालते हैं तो पानी एकदम से, या किसी को ढक देते हैं ऊपर से, वो पानी उबल उबल के ऊपर से थोड़ा सा मतलब वो प्लेट हिलने लगती है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये प्लेटें हिलने लगती है और एक छोटा सा होल बना के बाहर की तरफ जब ये निकलती है। और जो पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको कहेंगे मैग्मा। और जब जो मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं? हम लावा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और उसके साथ बहुत ही कंकर पत्थर निकलते हैं जिसको क्रेटर कहते हैं, और गैसेस निकलती हैं, गैस और राख भी निकलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो होता है वो होता है मैग्मा, और जो वो बाहर निकल जाता है तो उसको जो ठंडा होकर बनता है उसको लावा कहेंगे, ठीक है। और उसके बारे में हमने पढ़ा था ना, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि आग्नेय चट्टानें, कायांतरित शैल, ये कैसे मतलब इनका निर्माण होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो चलिए देखते हैं। ज्वालामुखी जो है भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ये वाला। तो यहाँ से एकदम से जो है पदार्थ निकलते हैं, एक छोटे छोटे धूल कण, गैस, ठीक है, राख, जो पृथ्वी के अंदर होते हैं वो एकदम से बाहर निकलते हैं। यहाँ देखते हैं एक बार, जो एंडो है, एंडो मतलब अंत, एक्सो मतलब बाह्य, ठीक है। और जेनिक मतलब उत्पत्ति, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, बाह्य और अंत है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं एक बार, ये यहाँ पे एक एक्टिविटी ऐसे ही दिखाई गई है, जो मैंने बताया कि पानी अपने पैन के ऊपर अगर ढक्कन रखेंगे तो वो हिलेंगे, इसी तरीके से ये बताया गया है इधर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों में गति करने पर जो पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। देखिए इधर दिखाया गया है, ये हमारी भूपर्पटी है, उसके नीचे जो जिस स्थान से जो है कंपन शुरू होता है, जहाँ से कंपन शुरू होता है, उत्पन्न होना शुरू होता है, उसको क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। और वो सीधा जहाँ पे जाके टकराता है, ठीक है, जो कंपन सीधा जाके टकराएगा उसको क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। और जब ये कंपन जो है फैल जाता है, ऐसे फैलेगा तो इसको क्या कहेंगे? भूकंपीय तरंगे कहेंगे। जैसे कि जब हम बचपन में, अगर आप लोगों ने ऐसा किया होगा, हमने तो बहुत किया है, जब हम स्कूल वगैरह से आते थे तो रास्ते में कहीं तालाब वालाब दिखता था, खेलने के टाइम पे हम कहीं जाते थे तो तालाब दिखता था, नदी दिखती थी। नदी में तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर तालाब में देखेंगे खुले पानी में, जब कोई कंकड़ फेंक देते हैं तो एक स्थान वो होता है जहाँ पे वो कंकड़ जाके गिरता है, ठीक है। गिरने के बाद वो जहाँ पे जाके गिरा वो क्या है? हमारा उद्गम केंद्र है। वो ऊपर की तरफ जहाँ पे वो फर्स्ट वाला होल बनता है छोटा सा, उसको क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। और जब वो तरंगे चारों तरफ ऐसे गोल 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 बन जाता था ना, बहुत लंबी, पूरे ही तालाब में से दूर तक वो तरंग उत्पन्न होती थी, उसको क्या कहेंगे? भूकंपीय तरंगे, जो सभी दिशाओं से जो है बाहर की ओर निकलती थी, ठीक है। अगर किस किस ने ये एक्टिविटी की है वो एक बार बताएं कमेंट करके, ठीक है। साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे मैंने बताया, उद्गम केंद्र के भू सतह पर
उसके निकट स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे ही जहाँ पे वो पत्थर जाके गिरा और ठीक उसी स्थान पर एक छोटा-सा होल मतलब आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाती है। ठीक है? तो चलिए यहाँ से देखते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई ना? तो यहाँ से देखेंगे, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है पी तरंगे, जिसको अनुदैर्घ्य तरंगे हम कहेंगे। पी तरंगों को क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंगे। एस तरंगे को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ। एस से हम ऐसे याद रखते हैं, इसमें भी परस्थ स है और उसमें भी एस तरंगे है। ठीक है? एल तरंगे जो है पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं भूकंप के बारे में। जो गुजरात में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। तो देखते हैं, एक पिक्चर इन्होंने दिखाई गई है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से ही तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। ठीक है? मतलब पहले से ही अगर हम उसके बारे में हमें ज्ञान है, तो हम लोगों को वो चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है? और जैसे ही अगर अब आप टीचर्स बनेंगे, तो आप भी बच्चों को वो चीज़ें मतलब समझाओगे, पढ़ाओगे कि बेटा ऐसे जब भी भूकंप आए तो हमें ये चीज़ें करनी है। ठीक है? उससे अनुमान मतलब भूकंप आने से पहले ही कुछ प्रकृति द्वारा अनुमान भी भेजा जाता है। जैसे कि जानवर अगर ज़्यादा जो कुत्ते हैं, हमारे डॉग्स हैं, वो ज़्यादा भौंकने लगते हैं, तो उन मतलब कुछ ज़्यादा ही हलचल करें, जो पक्षी हैं इधर-उधर उड़ने लग जाएँ, पशु इधर-उधर भागने लग जाएँ, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या कुछ तो होने वाला है गलत। तालाब में जब मछलियाँ ज़्यादा मतलब पानी से ऊपर की ओर उछलने लग जाती हैं, तो पता चल जाता है। जब साँप जो है अपने बिल से निकल कर ज़मीन पर आ जाते हैं, धरातल पर निकल के आ जाते हैं, तो हमें मतलब अनुमान लग जाता है इन चीज़ों से। तो ये एक अखबार की एक न्यूज़पेपर की कटिंग इधर दी गई है, जिसमें बताया गया है जो भुज में भूकंप के झटके हुए हैं, तो कब हुए? 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। देखो, इतना तेज़ी से भूकंप आया कि सब कुछ ही नष्ट हो गया। दूसरी है स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 1971 971 और 31 शिक्षकों की मौत हुई। छात्र इतने थे 971 और जो हमारे टीचर्स थे वो 31, इतने लोगों की मौत हो गई। ठीक है? भूकंप के 3 दिन बाद ही हर व्यक्ति तक जो है भोजन, कंबल, दवाएँ आदि न पहुँचाने के कारण भी जो है हालत खराब हो गई ज़्यादातर। ठीक है? क्योंकि टाइम पे उनको खाना और दवाइयाँ, कंबल नहीं मिले। जो है, एक सेकेंड, तो फ़ोन लाइनें, जल पाइप लाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार की लाइनें भी अवरोधित हो गई। सब कुछ टूट-फूट गया, तो कहाँ से फ़ोन सब लाइनें जो हैं अ, नष्ट हो गई हैं वहाँ पे। ठीक है? चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण जो है घरों मतलब अनेक स्थानों पर आग लग गई। क्योंकि भूकंप आया जहाँ पे पहले से ही लोग काम कर रहे थे, अंगीठियाँ जलाकर चारकोल का काम कर रहे थे, तो वो चीज़ें पलट गई, जिसके कारण जो है आग लग गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा, फिर राष्ट्रपति ने जो है आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र में वित्तीय सहायता मांगी है। तो यहाँ से देखते हैं, जो भूकंप है उसका एक यंत्र होता है जिसके द्वारा उसे मापा जाता है, उसको क्या कहेंगे? भूकंप लेखी। जिससे जो है भूकंप को मापा जाता है उसको क्या कहेंगे? भूकंप लेखी। ठीक है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर मापी जाती है भूकंप को? रिक्टर स्केल पर। जिसे भूकंप की तीव्रता जो है अगर 2.0 होती है तो वो मतलब उसको कम बताया गया है, और 5.0 होती है उसकी मतलब वो थोड़ी-सी उसका जो स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे चीज़ें हिलने लगती हैं ज़ोर से। ठीक है? अगर 6.0 आ जाता है, 6 पॉइंट आता है, तो वो बहुत ही शक्तिशाली होती है, और 7 पॉइंट पे आती हैं तो वो मतलब बहुत ही विनाशकारी होती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। जैसे उसमें अभी बताया ना, ऊपर गुजरात में आया 6.9, तो सब कुछ ही नष्ट हो गया। ठीक है? तो यहाँ से देखते हैं हम, ये भूकंप लेकी दिखाई गई है इधर। भूकंप से मतलब बचाव की तैयारी कैसे करें?
ठीक है, कैसे कैसे हम भूकंप से अपनी बचाव की तैयारी कर सकते हैं। अगर जब भी भूकंप आए तो किसी मतलब रसोई का जो स्लैब होता है, काउंटर, उसके नीचे घुस जाएं, ठीक है, मेज़ के नीचे चले जाएं, या दीवार का जो कोना होता है, बिल्कुल कोना होता है, उसके उस अंदरूनी कोने में चले जाएँ, ठीक है? और किस-किस से मतलब दूर रहना चाहिए हमें, आग वाले स्थान से दूर रहना चाहिए, जहाँ पे आग हो, चिमनी हो इसके आस-पास, और जहाँ पे मतलब ज़्यादा फ्रेम काँच की चीज़ें होती हैं, काँच की खिड़कियाँ हैं, हमने फ्रेम लगा रखे हैं, या कोई भी ऐसा सामान जो मतलब टूट कर लग सकता है, उन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है? ऐसे हम पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। मुख्य स्थलाकृति अब 1 सेकंड। मुख्य स्थलाकृति अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दर्शय भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदर्शय पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं अपरदन? जो भूदर्शय जैसे जल हो गया, पवन हो गया, हिम हो गया, इन घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को जो है अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ जो है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक देखिए, विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का जो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, और अन्य जलप्रपात कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, और अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नदी के क्या क्या कार्य हैं? अभी हम नदी के बारे में पढ़ेंगे कि नदी के क्या क्या कार्य हैं। नदी के जल में नदी के जल से दर्शय भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर मतलब ऊपर से एकदम से नीचे की ओर गिरती है, शैल मतलब खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो यह क्या बनाती है? एक जलप्रपात। मतलब जब ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, खड़े ढाल वाले स्थान से एकदम जो कठोर खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो ये क्या कहेगी? जलप्रपात कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे हमारी। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बनाती है। मतलब जब नदी जो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मैदान एकदम सीधा तो चलती नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके चलती है, जैसे इधर दिखा रखा है। ठीक है, तो जो वो मोड़दार तरह से चलती है, तो ये कैसी शेप हो गई हमारी? सांप जैसी हो गई ना, विसर्प जिसको बोल देते हैं। तो ये विसर्प जैसी जब आकृति लेती है तो इसको क्या कहेंगे? विसर्प कहेंगे। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण मतलब निक्षेपण होना शुरू हो जाता है। विसर्प जो है लूप के सिरे निकट आते हैं। समय के साथ जो है विसर्प लूप नदी से मतलब देखिए ऐसे बता रहा है ये, जैसे ये नदी आ रही है, एक सेकेंड यहाँ से मैं एक बार बता दूं, जैसे इसी में यहाँ से देखते हैं, ये नदी आ रही है ऐसे, यहाँ यहीं पे देख लेते हैं। जैसे इस नदी को दिखाया गया है, तो ये नदी इधर से आ रही है और ये नदी यहाँ से मतलब कट जाती है, जैसे इधर से ये कट गई, ये वाला हिस्सा इसका कट गया निक्षेपण के कारण, तो ये टूटकर जो है अलग हो जाती है इससे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी और जो मिट्टी है वो इकट्ठी हो जाती है, जिसको क्या कहा गया है? चाप झील। जो टूटकर एक सिरा उसका अलग हो जाता है, ठीक है, वहाँ जो है झील बन जाती है, उस झील को क्या कहते हैं? चाप झील कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों में निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं पदार्थ जो है पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। मतलब जो ये इधर इकट्ठी हो जाती है, जब नदी अपने साथ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर बहाकर लेके आती है, वो एक साइड में इकट्ठा होते हैं, उसको क्या कहेंगे? अवसाद कहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए यहाँ से। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। मतलब वहाँ पे जो ज़मीन है वो कैसे होती है? अच्छी खासी उपजाऊ बन जाती है इनके कारण। नदी के उत्सित तटों को तटबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इधर साथ में ये वाली चीज़ें, उसको क्या कहेंगे? तटबंध कहेंगे।
समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। उनको वितरिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई गई ये जैसे मुख्य नदी है और वो समुद्र में जाके एकदम से जब, एक सेकेंड, ये जैसे मुख्य नदी है हमारी कोई, और ये समुद्र में जाकर जब मिलती है तो अलग अलग भागों में चली जाती, कोई इधर, कोई थोड़ा पानी इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, तो जो ये अलग अलग इसकी शाखाएं बन गई, इसको क्या कहेंगे, वितरिका कहेंगे। ठीक है, यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो जो ये चीज़ें हैं, ये इधर, ये क्या बन गया इनका, डेल्टा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक, इसके बारे में देखेंगे। समुद्री तरंग के कार्य, क्या क्या कार्य हैं समुद्री तरंग के। समुद्र तरंग के एक सेकेंड, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। जैसे कोई पानी है, ये पानी है, जैसे तेज बहाव में एक पत्थर से टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है उस पर, तो उसमें क्या होगा, एक होल हो जाएगा, दरार आ जाएगी, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी दरार आएगी। ठीक है, जैसे कभी आपने देखा है, जैसे घरों में सीलन चढ़ जाती है तो एक दीवार के नीचे सबसे मतलब छोटी सी दरार आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही ये तो बहुत सारा पानी है, तो जब ये पानी बार बार जाके पत्थर से टकराता है तो उसमें एक छोटा सा होल बन जाता है और एक छोटी सी ही दरार आती है। ठीक है, जिसको क्या, एक सेकेंड, दरार होती है। समय के साथ मतलब ये दरार जो है, एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं, जैसे ये दरार आई हुई है तो ये दरार धीरे धीरे जो है चौड़ी होती जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, समुद्री गुफा। धीरे धीरे क्या होएगी, चौड़ी हो जाएगी, और इसको क्या कहेंगे, समुद्री गुफा। मतलब एक अगर ये दीवार है तो मतलब ज़्यादा पूरा प्रॉपर आर पार नहीं दिखेगा, बस एक गुफा सी बन के रह जाएगी, उसको क्या कहेंगे, समुद्री गुफा। और जब भी ये मतलब गुफाएं आर पार दिखने लगती हैं, जैसे पानी उस साइड का इस साइड आने लगता है, ऐसे ये दिखा रखा है ना इसमें, जैसे इस साइड का पानी उस साइड और उस साइड का पानी आर पार होने लगता है, तो इसको क्या कहेंगे, तटीय मेहराब। ठीक है, यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब कहते हैं। देखिए, ऊपर एक छत हो गई और पानी आर पार जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तटीय मेहराब हो गई हमारे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, और केवल दीवार बचती है। ठीक है, दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। अब जैसे ये पानी इधर से आ जा रहा है, इस उस साइड से इस साइड, उस साइड से इस साइड, तो ये ऐसे आते आते यहाँ से ये टूटती रहेगी दीवार, यहाँ से मतलब ये सारी दीवार टूट जाएगी और ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, जिसको क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया, पहले एक होल हो गया जिसको समुद्री गुफा कहेंगे। ठीक है, जब ये गुफा आर पार पानी इधर उधर चला जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, तटीय मेहराब। और जब ये तटीय मेहराब का भी ये पूरी दीवार, जब पानी इसको टकराता रहेगा और इसको तोड़ के एक दूसरे से अलग कर देगा, जैसे ये दीवार हो गई है इधर एक तरफ, तो इसको क्या कहते हैं, स्टैक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए उच्च शैल तटों को समुद्री भृगु कहेंगे। ठीक है, जैसे ये दिखाया गया इधर, नहीं यहाँ तो नहीं, समुद्री भृगु इधर नहीं दिखाया गया, लेकिन चलिए आप समझ लीजिए। इधर जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए उच्च शैलों को, शैल जो तट हैं उसको समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। जो समुद्री तरंगे हैं किनारों पर अवसाद जमा करती है और समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे जो है कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और जीवाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदर्शा का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों पर जल भर जाता है और वे सुंदर झील बना देती हैं। देखिए इधर, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपित जो है हिमनद हिमोड का निर्माण करती है, जैसे ये दिखाए गए हैं। पानी के साथ ये बर्फ,
थोड़े थोड़े धूल कण, ठीक है, रेत, ये सब एक दूसरे मतलब ऊपर से भाग कर आ रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हिमनद हिमोड़। अब हम पढ़ेंगे पवन के बारे में। देखिए, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बताइए किस किस ने देखा है रेगिस्तान, और कौन कौन राजस्थान से बिलोंग करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन कहीं कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। जो रेगिस्तान में पवन है वो क्या है, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहा जाता है। छत्रक शैल क्या होता है, जैसे एक बालू का टिब्बा हो गया ऐसे, ठीक है, एक बालू का बड़ा सा टिब्बा है, जब हवा इधर से भी आती है, एक सेकेंड, हवा जो है, एक सेकेंड, ये बालू का टिब्बा है, हवा इधर से भी आती है इधर से भी आती है, तो ऊपर की जो चीज़ें हैं वो तो ऐसे, ये जो रेत वेत है वो ऐसे ही रहता है, इसको जो है हवा जो है साइड से ऐसे काट देती है, जैसे ऐसे हो गया, ये हवा ऐसे काट देगी, ऊपर से ये छतरी के आकार का रह जाता है, ठीक है, छतरी के आकार का रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, छत्रक शैल, ठीक है। पवन शैल के ऊपर भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, मतलब हवा जब चलती है तो दोनों साइड से जो है काटती रहती है और ऊपर एक छतरी के आकार का बन जाता है। पवन शैल के, सॉरी इधर से देखते हैं, इसलिए जो ऐसे शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाता है, जिसको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा किसको कहते हैं, जब पवन अपने उस स्थान से रेत को उठा के किसी दूसरे स्थान पर एक छोटा सा पहाड़ बना देती है, पहाड़ी बना देती है, उसको बालू टिब्बा कहेंगे। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, जब बालूकण जो क्या है हल्के और महीन होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक जो है दूर ले जा सकती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित किए जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं, ठीक है। चीन में ऐसे विशाल लोएस निक्षेपण पाए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आज हमारा चैप्टर था ज्योग्राफी का, तो वो हमने आज फिनिश किया, ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कृपया लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मतलब मिलता रहेगा, कि हम भी मोटिवेट होते रहेंगे कि आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। और अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो नया स्टूडेंट वीडियो से जुड़ रहा है, चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो एक तो क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं, चलिए एक बार देख लेंगे। इनमें से कौन सी समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है, बताइए कौन सी समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है, बताओ बताइए जरा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है, बताओ हिमनद की क्या है, बाढ़कृत मैदान है, पुलिन है या हिमोड़ है, बताइए इनमें से कौन सा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये आपके लिए होमवर्क है आज। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, बताओ। जो पृथ्वी की आकस्मिक गति है उसके कारण कौन सी घटनाएं होती है, पढ़ा था ना ऊपर अभी हमने, कौन सी, एक तो भूकंप होती है, एक भूसंकलन होती है, एक कौन सी होती है वो बताओ आप इसमें। चलिए, छत्रक शैलें पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है छत्रक शैलें, अभी तो पढ़ा हमने ऊपर रेगिस्तान में, है ना। छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में। चलिए, इसका तो मैंने ही बता दिया। चाप झील यहाँ पाई जाती है, चाप झील भी हमें पता है, ठीक है, नदी घाटी। तो ये चीज़ें हमने बता दी, जो ये ऊपर के बचे हुए इनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।